नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध ने दुनिया के कई देशों को एनर्जी सेक्टर में नए सिरे से काम करने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ग्राउंड जीरो से काम शुरू कर दिया है। भारत चाहता है कि अब आने वाले दिनों में फिर से कभी मिडिल ईस्ट पर अगर संकट आए तो देश में पर्याप्त ऊर्जा का भंडार हो, जिससे भारत पर ऊर्जा आपूर्ति का दबाव न बने। आने वाले समय में लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत ने समुद्र मंथन योजना शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। समुद्र मंथन योजना के जरिए भारत अपने समुद्री क्षेत्र में तेल की तलाश शुरू करेगा, जिससे घरेलू डिमांड को पूरा किया जा सके। पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्ष की वजह से तेल गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेल की तलाश का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी गई और इसके लिए 84,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने पर सहमति बनी। योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो बयान दिया है, पहले उसको सुनते हैं। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज्मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, then you can start drilling the holes and then you get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not. और एक बार exploration ready होता है, then production program can start in a more scientific way. अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि समुद्र मंथन योजना क्या है, जिसके जरिए भारत समुद्री तेल क्षेत्र में अपना विस्तार करेगा, उसे खोजेगा और फिर देश के वो काम आएगा। समुद्र मंथन योजना समुद्र में तेल गैस की खोज के लिए तैयार की गई। योजना पर केंद्र सरकार करीब 84,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली। योजना का उद्देश्य है घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना। गहरे समुद्री क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तेल गैस की खोज की जाएगी। 60 करोड़ टन से ज्यादा तेल गैस के भंडार मिलने की उम्मीद है। 600 MMTOE से अधिक ऊर्जा संसाधन का इससे लाभ होगा। आधुनिक सर्वेक्षण, उन्नत ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा। समुद्री क्षेत्रों में विस्तृत भूकंपीय सर्वेक्षण, खोजी कुएं, ये सब खोदे जाएंगे। योजना का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए संभव होगा। भारत की तेल गैस आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने पर भी इस योजना में जोर दिया गया है। विदेशी मुद्रा खर्च कम करने, आयात बिल को घटाने में इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। वैश्विक और घरेलू कंपनियों को निवेश के नए अवसर मिलेंगे। तेल और गैस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी इस योजना के जरिए बनने वाले हैं। घरेलू उद्योग और ऊर्जा उपकरण निर्माण को भी नई गति मिलेगी। एक पूरा नया सेक्टर ही डेवलप हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संसाधनों के बेहतर
उपयोग हो पाएंगे। ये अनटच्ड एरिया है इंडिया का। समुद्री ऊर्जा संसाधनों का आधुनिक तरीके से इस्तेमाल होगा। अगले 5 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से यह योजना लागू की जाएगी। पूर्वी और पश्चिमी तट के समुद्री क्षेत्रों पर विशेष रूप से यह खोजबीन चलेगी। भारत को ऊर्जा क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना इसका लक्ष्य है। तेल गैस के आयात पर भारत हर साल कितना पैसा खर्च करता है, यह भी साथ साथ हमें समझना होगा, क्योंकि इस योजना के जरिए जिस तरीके की बचत हम करने वाले हैं, भारत का करीब 85% तेल जरूरत जो पड़ती है वो आयात ही होता है, बाहर से हम मंगाते ही। प्राकृतिक गैस की जरूरत का बड़ा हिस्सा भी हमें आयात ही करना पड़ता है। 2025-26 में कच्चे तेल का आयात बिल 134.7 अरब डॉलर था। भारत का सालाना आयात बिल 11.5 से 12 लाख करोड़ रुपया है। तेल गैस आयात पर भारत हर साल लाखों करोड़ रुपया खर्च करता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से आयात बिल भी तेजी से बढ़ता है। तेल आयात बढ़ने से महंगाई और रुपए पर दबाव पड़ता है। हमारा जिस तरीके से रुपया ऊपर नीचे होता है, निर्भरता घटाने के लिए विदेश की समुद्र मंथन योजना शुरू की गई है, ताकि हम और ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात बिल को कम करना, ये इस योजना के मूल पैरामीटर्स हैं, जिसके ऊपर इस योजना को आगे चलकर के खरा उतरना है। भारत को तेल और गैस के लिए कौन से देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और भारत कितनी मात्रा में सालाना तेल और गैस का आयात करता है, ये भी आंकड़े हम आपको बताते हैं। भारत करीब 89% कच्चे तेल की आपूर्ति आयात के जरिए करता है। 2025-26 में 245.8 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया गया। हर साल करीब 1.8 से 2 अरब बैरल कच्चा तेल भारत आयात करता है। प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा एलएनजी आयात से पूरा होता है। 2025-26 में भारत ने 36.7 BCM एलएनजी आयात की। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। रूस से भी भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। इराक भारत का दूसरा प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश है। सऊदी अरब भी भारत को बड़ी मात्रा में तेल निर्यात करता है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है। कुवैत से भी भारत कच्चा तेल खरीदता है। कतर सबसे ज्यादा एलएनजी की आपूर्ति यहीं से होती है। अमेरिका से भी भारत तेल और एलएनजी का आयात कर रहा है। वैश्विक संकट से भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत में खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस आपूर्ति जब बाधित होती है तो भारत को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। आप समझिए कि हमारे देश में जिस तरीके की स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी, उसके बाद आपूर्ति बाधित होने की वजह से ऊर्जा भंडारण जो हमारा रिजर्व स्टॉक था, सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी पर पड़ा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की उपलब्धता पर असर पड़ने लगता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से आयात का खर्च भी बढ़ता है। बराबर आपूर्ति नहीं होती तो अचानक दामों में फ्लक्चुएशंस हमें नजर आते हैं। बीते दिनों इसका भारत ने खामियाजा भुगता भी है। विदेशी मुद्रा खर्च होने से
हमारे रुपए पर दबाव पड़ता है, इन्फ्लेशन उस जगह पे भी आता है, कम आपूर्ति होती है तो ईंधन महंगा हो जाता है, और ईंधन एक बार महंगा हुआ तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ती है। परिवहन और उद्योगों की लागत बढ़ने की वजह से हमारे देश में महंगाई की स्थिति भी विकट हो जाती है। गैस संकट से बिजली, उर्वरक उत्पादन, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं, क्योंकि हमारे औद्योगिक सेक्टर को भी फ्यूल चाहिए। विमानन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की भी लागत बढ़ती है, जिससे हमारे देश में जो काम चल रहा है उस पर असर पड़ता है। तेल कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ता है। सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। हम अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक लेवल की स्थिरता रहे। रणनीतिक तेल भंडार का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी युद्धकाल के लिए जो हमने तेल बचाया है वो भी खर्च होता है। वैकल्पिक देशों से अतिरिक्त तेल खरीदना पड़ता है, जो कई बार महंगा मिलता है। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता जब बढ़ती है तो सारी चीजें एक अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं और महंगाई और ज्यादा बढ़ती है। इस बात को भी समझ लेते हैं कि भारत किन समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज करेगा और अपनी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अरब सागर के गहरे समुद्री क्षेत्रों में ये खोजी अभियान चलाए जाएंगे। मुंबई अप तटीय क्षेत्र में नए तेल गैस भंडार तलाशने का काम होगा। कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन, यहां पर भी तेल और गैस की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी के समुद्री क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कावेरी बेसिन के समुद्र के हिस्सों में तेल और गैस की खोज होगी। महानदी बेसिन के अप तटीय क्षेत्रों में भी सर्वे किया जाएगा। अंडमान निकोबार के समुद्री क्षेत्र में भी खोज की जाएगी। लक्षद्वीप के आसपास संभावनाएं देखी जा रही हैं। इस खोज से भारत की तेल गैस आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। समुद्र मंथन योजना के बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इस योजना से देश को जिस तरीके के लाभ होंगे वो भी समझना जरूरी है। ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने से भारत को फायदा होगा। तेल गैस खोज में निजी और सरकारी निवेश भी बढ़ेगा। समुद्री ऊर्जा क्षेत्र में नई कंपनियों को अवसर मिलेंगे। ड्रिलिंग खोज गतिविधियों से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी। बंदरगाह और समुद्री सेवाओं का भी विस्तार होगा। तेल गैस उपकरण निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया अभियान को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं उसको भी ये योजना सपोर्ट कर रही है। उद्योगों और घरेलू ऊर्जा उपलब्धता का लाभ मिलेगा। ऊर्जा लागत कम होने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है। उर्वरक, बिजली, पेट्रोकेमिकल उद्योगों को फायदा होगा। आयात बिल घटने से देश की वित्तीय स्थिति पर भी सही असर पड़ेगा, मजबूत होगी। तेल गैस क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और कौशल विकास इस योजना के जरिए देश के भीतर बढ़ेगा। बुनियादी ढांचे का भी समुद्री क्षेत्रों में विकास होगा, इसमें भी तेजी आएगी। अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, जो सबसे बड़ा माफ कीजिएगा फैक्टर है, क्योंकि लगातार इस बात की चिंता हमारे देश में हो रही है कि आखिर अगर हमारे पास तेल गैस का पर्याप्त भंडार नहीं होगा या जिस तरीके से दुनिया युद्ध में फंसी है वो युद्ध अगर लंबे चलते हैं तो हमारी ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो जो कुछ भारत के भीतर था उन क्षेत्रों में तो हमने अपनी कोशिश की ही है। अब धीरे से भारत चूंकि 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। हिंद महासागर को बहुत ज्यादा टच नहीं किया क्योंकि बगल में श्रीलंका लगता है और सेतु समुद्रम जो राम सेतु है उसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ड्रिलिंग होने की संभावना नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप दोनों जगहों पर हमारे तेल और गैस के भंडार खोजे जाएंगे। वजह राष्ट्र मजबूत हो, हम पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। देश के करोड़ों किसानों को मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। किसानों को आर्थिक मदद मिलती रहे, इसे लेकर केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगले 5 साल तक किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिलता रहेगा। किसान सम्मान निधि के जरिए सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की। 2030-31 तक किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट भी एलोकेट कर दिया है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहे। केंद्र सरकार के मुताबिक किसान सम्मान निधि योजना की किश्तें ऐसे समय पर जारी की जाती रहेंगी जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के ज्यादातर लाभार्थी छोटे किसान हैं जिन्हें फसलों की बुआई के समय पैसे की जरूरत होती है, और किसान सम्मान निधि ऐसे किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो कहा, सबसे पहले वो सुनिए। पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो। इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में, सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है इन 5 वर्षों में। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हमारे देश में जिस तरीके से हमारा मौसम रहता है, भारत में 3 फसलें प्रमुख रूप से अलग अलग मौकों पर की जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो जब जिस फसल का मौसम आता है उससे पहले सरकार ये 2000 रुपए किसानों को उनके खाते में ट्रांसफर करती है, ताकि जब किसान अपने खेत में पहुंचे तो उसके पास जेब में पैसा हो। उसको अगर बीज खरीदना है, अगर खाद खरीदनी है, फर्टिलाइजर लेना है, पानी लगाना है, तो उसके पास इतना पैसा हो कि वो अपनी फसल बुआई के लिए कम से कम किसी और पर उसको निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। पहले ये छोटे सीमांत किसान जो होते थे, यही साहूकारों के फेर में फंसते थे, 1000-2000 रुपए का जो लोन लेते थे और पीढ़ियां उसे चुकाया करती थी। अभी ये मोदी सरकार ने जिस तरीके से 2019 ऑनवर्ड्स इस योजना को लागू किया है, तो इसका फायदा किसानों को मिल रहा है। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसे डिटेल्स
इसकी डिटेल्स जो आपके लिए जरूरी हैं वो हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि इस योजना को अगले 5 साल जारी रखा जाएगा। किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है, वो भी फसल बुआई से पहले 2030-31 तक। इस लिहाज से ये किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में आती रहेगी। करीबन 3.25 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा अगले 5 साल में। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव रख दिया है। 4.5 लाख करोड़ रुपए अब तक वितरित किए जा चुके हैं, जो पिछला रिकॉर्ड है। कृषि में निवेश करने की किसानों की क्षमता इससे बढ़ेगी। जो किसान पैसे की वजह से अपने काम को नहीं आगे बढ़ा पाते थे, कृषि जोखिम को कम करने में इस योजना से उन्हें मदद मिल रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत महिला किसानों को भी बड़े स्तर पर फायदा हो रहा है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, इस तरीके की जो योजनाएं हैं उससे फायदा है। प्रत्येक 4 लाभार्थियों में एक महिला किसान भी है। अब तक किसानों को 23 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। किसानों को खाद और बीज लेने में इस योजना के जरिए मदद मिलती है ताकि उन्हें किसी तरीके की समस्या ना हो। सरकार का उद्देश्य किसानों को सक्षम बनाना है। ऋण के लिए किसानों की निर्भरता काफी कम हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए भी उन्हें लोन मिल जाता है, जो कि रियायती दरों पर है। उस लिहाज से भी किसानों को फायदा है कि अगर उनको कहीं किसी तरीके की कमी पड़ रही है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन लेते हैं उस पर उन्हें समय से भुगतान पर केवल 2% का ही इंटरेस्ट देना होता है, और अगर लेट हो गए तब वो 4% हो जाता है, जो कि बाकी किसी भी लोन की बनस्पत काफी कम है। किसान सम्मान निधि योजना है क्या और इसे कब शुरू किया गया, किसानों को इससे किस तरीके का लाभ हुआ है, ये भी समझने की जरूरत है। 24 फरवरी 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर से की थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। किसानों को हर साल 6,000 रुपया इस योजना के तहत सहायता मिलती है। पैसा 3 किश्तों में सीधे बैंक खाते में जाता है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। हर 4 महीने में किश्तों को 2,000 रुपए के हिसाब से किश्त दी जाती है। योजना का उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों की मदद करना है। किसान बीज, खाद, खेती का पूरा खर्च अपना कर पाए, इसके लिए ये पैसा उनके सपोर्ट में आता है। योजना से किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है। किसानों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती। योजना के लिए आधार और बैंक खाता जरूरी है। पीएम किसान से करोड़ों किसानों को आर्थिक लाभ मिला है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह बढ़ा है, कैश फ्लो बढ़ा है। योजना किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस योजना से खेती को मजबूती और टिकाऊ बनाने में मदद मिलती है। जो 3 किस्तें 4-4 महीने के हिसाब से आप देख रहे हैं, वो रबी, खरीफ, जायद, उस लिहाज से, मतलब 3 फसलें होती हैं भारत में, तो तीनों फसलों के पहले किसानों को पैसा दिया जाता है। अगर कोई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसकी पात्रता किस तरीके की है, कैसे वो योजना का लाभ उठा सकता है, ये भी आप समझिए। इस योजना में वही किसान शामिल होते हैं जिनका नाम खेती योग्य जमीन पर दर्ज है, यानी खेत। किसान के पास अपने नाम पर कृषि भूमि का रिकॉर्ड होना जरूरी है। लाभार्थी किसान का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। किसान का आधार सत्यापन पूरा होना जरूरी है। राज्य सरकारें भूमि रिकॉर्ड दस्तावेजों के आधार पर किसानों का चयन करती हैं।
पात्र किसानों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज की जाती है। किसान परिवार की पहचान भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को योजना में प्राथमिकता दी गई है। 5 बीघे से कम खेती जिनकी है उनको ज्यादा इसमें एडवांटेज मिला है। संस्थागत भूमि मालिक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जो बड़े जमींदार हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं है। सरकारी कर्मचारी, आयकर देने वाले भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं वो भी इसके लाभ से बाहर हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उच्च आय वर्ग के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं। पात्रता की जांच के बाद किसानों के खाते में सीधे राशि भेज दी जाती है। सरकार समय समय पर सत्यापन और अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाती भी है। योजना में वही किसान शामिल होते हैं जिनके नाम खेती योग्य जमीन दर्ज है। केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो समय समय पर किसानों को कहा जाता है कि आप अपनी केवाईसी पूरी कीजिए। केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, इन सारी चीजों का समायोजन होता है और जो आपकी खतौनी है वो खतौनी भी अपलोड होती है ताकि यह पता चल सके कि अमुक व्यक्ति के नाम पर कितनी जमीन है। अगर सरकार को यह पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास जमीन ज्यादा है या वो किसी तरीके से इस योजना में अपात्र पाया जाता है तो ऐसे लोगों को हटाने का भी काम होता है। किसान सम्मान निधि योजना से भारत के किसानों को क्या फायदे हुए हैं, किस तरीके के अब तक रिजल्ट्स आए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है, 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए। खेती के जरूरी खर्च जो होते हैं उसमें इस पैसे से किसानों को फायदा मिलता है। बीज, खाद, कृषि सामग्री खरीदना आसान होता है। इसके साथ साथ सरकार कई योजनाएं चलाती है जिसमें कृषि उपकरण भी किसानों को रियायती दरों पर मिलते हैं। छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 1,000-1,500 रुपए के लिए वो कर्ज लेता था, वहां से उसे मुक्ति मिली है। खेती की शुरुआती लागत का बोझ कम हो जाता है। 5,000 रुपए चाहिए, 2 सरकार ने दे दिए, 3 आपने लगा दिए, आपका खेत लहलहा उठा। किसानों को समय पर नकदी उपलब्ध हो जाती है। बैंक खाते में सीधे पैसा जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी है। आमतौर पर इस योजना में उतना भ्रष्टाचार या उस तरीके के मामले नहीं आए जैसे बाकी योजनाओं में आते हैं अपने देश में। साहूकारों से छोटे कर्ज लेने की भी जरूरत कम होती है। कई बार किसान बचत करते हैं तो ये पैसा जब आता है तो अन्य कामों में इस्तेमाल कर पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की खरीद की क्षमता भी बढ़ती है। किसानों को पहले की तरीके से लोन नहीं लेना पड़ता है महंगे दरों पर। अगर जरूरत पड़ती है तो उनके पास केसीसी है। किसानों को आर्थिक मदद मिलने से उनका सशक्तिकरण हुआ है। जो किसान आत्महत्या आए दिन करते थे, मौसम बिगड़ गया, पानी ज्यादा पड़ गया या सूखा पड़ गया, तो इन सब चीजों का जो प्रभाव होता था उससे किसान बहुत दुखी हो जाता था। अब एक चीज ये भी है कि किसान क्रेडिट कार्ड जिन लोगों ने ले रखा है, जो किसान हैं जिन्होंने अपना केसीसी का फायदा लिया है, उनको ऑटोमेटिक बीमा भी मिल जाता है, फसल बीमा भी मिल जाता है। तो उस लिहाज से फसल बोने से पहले सरकार आपको पैसा दे रही है, बीमा आपका कराया हुआ है। अब ये अलग बात है कि बीमे की रकम 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, इस तरीके के भी चेक्स हम लोग दिखाते हैं, खबर में ही दिखाते हैं। उसके पीछे का कारण हमारे देश का वो व्यक्ति है जो किसान के खेत में सर्वे करने जाता है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करता है। वो भी किसी किसान का ही बेटा हो सकता है, लेकिन वो अपनी कुर्सी का मजबूत फायदा उठाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है वो किस तरीके का है, ये भी समझिए। किसानों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आने से गांव में खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। किसान कृषि सामग्री, उपकरण, सेवाओं पर अधिक निवेश कर पा रहे हैं। ग्रामीण बाजारों में दुकानदारों की व्यापारियों की बिक्री इससे बढ़ती है।
खाद, बीज, मशीन, कृषि सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। छोटे कारोबार को गांव में समर्थन मिलता है। खरीद क्षमता बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलती है। बैंक खाते में सीधे पैसा आने से डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिलता है। नकदी का प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता है और इस वजह से रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। योजना से गांव की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। किसानों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आने से गांव में खर्च भी अतिरिक्त करने की स्थिति होती है। किसान कृषि सामग्री, उपकरण, सेवाओं पर अधिक निवेश कर पाता है। क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जिस तरीके से 6,000 रुपए की सालाना सहायता खेती की लागत के लिए पर्याप्त है, इसको भी समझना होगा कि ये किन लोगों के लिए है, किस तरीके से है। ये बहुत जरूरी है। सालाना 6,000 रुपए किस तरीके से किसानों को आर्थिक सहारा देते हैं, इस बात को भी हमें समझना होगा। बढ़ती खाद, बीज और डीजल लागत के मुकाबले ये राशि हालांकि सीमित है। छोटे किसानों की कुछ तत्काल जरूरतें इससे पूरी हो जाती हैं। बड़ी खेती लागत को केवल इस सहायता को पूरा करना मुश्किल होता है। सिंचाई, मजदूरी और मशीनों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा किसान सम्मान निधि बढ़ाने की भी बात बीच में आई। किसानों को आय बढ़ाने के लिए बेहतर बाजार, उचित मूल्य भी जरूरी है। पीएम किसान राशि खेती में खर्च में मदद करती है, लेकिन पूरी लागत नहीं उठाती है। किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए अन्य योजनाओं का भी सहयोग जरूरी होता है। कृषि ऋण, तकनीक और फसल विविधीकरण से आय बढ़ाई जा सकती है। 6,000 रुपए किसानों के लिए राहत हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। खेती के लिए किसानों को कई अन्य तरह के खर्च भी करने होते हैं, पैसे की जरूरत उन्हें होती है। भविष्य में योजना के जरिए ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में सरकार योजना में आर्थिक सहायता बढ़ा भी सकती है। सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए केंद्र सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे भविष्य की जो जरूरतें हैं उसमें किसानों को थोड़ा सा और फायदा हो। हालांकि इस किसान सम्मान निधि के अलावा सरकार के पास बहुत सारी ऐसी अलग सी योजनाएं हैं जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है, जिसमें कृषि उपकरण, इसके अलावा जो सहकारी समितियां हैं वो भी किसानों की मदद कर पा रही हैं। किसान उनकी मदद ले पा रहे हैं। जो गंगा ग्राम है वहां पर सरकार की तरफ से अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की योजनाएं पहुंचाई जाती हैं। कई चीजें किसानों को सरकार की तरफ से रियायती दरों पर उपलब्ध भी कराई जाती हैं, ताकि हमारे देश की ये खुली फैक्ट्री, ओपन फैक्ट्री और इसमें काम करने वाला ओनर, उस जमीन का मालिक यानी हमारे देश का अन्नदाता किसान अपने पैरों पर खड़ा रहे, निर्भर रहे और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद कर पाए। कुछ दिनों पहले जब मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई तो एशिया के कई देश बुरी तरह प्रभावित हुए। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा। हम अपनी जरूरतों को लगातार उत्पादन, घरेलू बाजार में कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जरूरतें भी हैं जिसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई क्षेत्रों में ऐसे काम कर रही है जिससे भारत के आयात को लिमिटेड किया जा सके। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हुआ उसकी वजह से भारत को ऊर्जा संकट से खास तौर पर गुजरना पड़ा है। भयंकर महंगाई, बड़ी आबादी, सब प्रभावित होते हैं। अब सरकार का फोकस इसी ऊर्जा संकट को दूर करने पर है, जिसके लिए समुद्र मंथन योजना के जरिए तेल और गैस की आपूर्ति सरकार करेगी। वहीं सूर्य सरोवर योजना के जरिए फ्लोटिंग सोलर
प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। तालाब और जलाशयों पर सोलर पैनल के जरिए सरकार बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रही है और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट योजना वरदान साबित हो सकती है। वाटर सोलर प्लांट के जरिए सरकार ने 5,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोलर कैपेसिटी वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट आना देश में लगी है। अब इसमें जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसके सरफेस एरिया को कैसे यूज करें सोलर के लिए, वो स्कीम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है, जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट किया जा सके। Projects will be selected through tariff-based competitive bidding. सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा। ऑब्वियसली सोलर का जो बेनिफिट है CO2 एमिशंस में बहुत बड़ा बेनिफिट है। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा। ये इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है और करीब 16 to 17,000 फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी सोलर की बहुत अच्छी हो गई है, इससे और भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। सूर्य सरोवर योजना क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। तालाबों, जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है। योजना पर लगभग 5,070 करोड़ रुपया खर्च किए जाने का प्रस्ताव। योजना का उद्देश्य पानी की सतह का उपयोग कर सौर बिजली बनाना है। बड़े तालाब, बांध और जलाशयों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जलाशयों की सतह पर तैरते प्लेटफॉर्म्स पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएंगे और ग्रिड से इन्हें जोड़ा जाएगा। पानी की सतह ठंडी रहने से सोलर पैनल की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। सोलर पैनल से जलाशयों में पानी का वाष्पीकरण कम करने में भी मदद मिलेगी। शुरुआत में बड़े जलाशयों में वाटर सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई। बिजली उत्पादन की क्षमता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली जैसे शहरों में भी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है। योजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सूर्य सरोवर योजना भारत के नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य पूरा करेंगे। सूर्य सरोवर योजना से ऊर्जा क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बनेगा।
भारत में अभी सोलर पावर प्लांट से कितनी बिजली उत्पन्न हो रही है, यह भी हम आपको बता दें। सोलर ऊर्जा की स्थापित क्षमता करीब 162 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। बड़े सोलर प्लांट, रूफटॉप सोलर, ऑफ ग्रिड सोलर परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में सोलर ऊर्जा सबसे बड़ा हिस्सा है। सरकार ने सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की पहल की है। योजना का लक्ष्य 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करना है। इससे दिन के समय स्वच्छ बिजली उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। फिलहाल भारत में फ्लोटिंग सोलर क्षमता करीब 700 मेगावाट के स्तर पर है। योजना में सोलर बिजली के साथ साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी जोड़ी जाएगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की बड़ी संभावनाएं हैं। योजना से कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम होगी। सूर्य सरोवर योजना बड़े अक्षय ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में मदद भी करेगी। जमीन पर सोलर प्लांट लगाने में ज्यादा खर्च आता है या फिर तालाब और जलाशयों में सोलर प्लांट लगाने में ज्यादा खर्च आएगा, ये भी यानी कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। जमीन पर सोलर प्लांट लगाना आम तौर पर कम खर्चीला होता है। जमीन वाले प्लांट में निर्माण, रखरखाव की प्रक्रिया भी आसान होती है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट में तैरते हुए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जलाशयों में सोलर प्लांट लगाने की लागत जमीन वाले प्लांट से अधिक आएगी। फ्लोटिंग सोलर में एंकरिंग, तैरने वाली संरचना, विशेष उपकरण, इनकी जरूरत पड़ेगी। पानी के कारण स्थापना, रखरखाव, अतिरिक्त तकनीकी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। जलाशयों में जमीन खरीदने या अधिग्रहण की जरूरत हालांकि कम होगी। फ्लोटिंग सोलर से जमीन बचती है और पानी का जो वाष्पीकरण है वो भी कम होगा। बड़े जलाशय वाले क्षेत्रों में अधिक लागत के बावजूद ये उपयोगी विकल्प है। भारत में जिस तरीके से पावर प्लांट की क्षमताएं बढ़ाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिस तरीके से हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ जा रहे हैं, वो आने वाले समय में हमारी जरूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा कर पाए, इस चीज की चिंता सरकार की तरफ से हो रही है। और उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही कि हमारे देश का वंदन होता रहे। वंदे राष्ट्र।